फिर हम बात कर लेते हैं अपनी IgA नेफ्रोपैथी की। IgA नेफ्रोपैथी जो है इसमें और हमारे जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सिर्फ इतना सब मेजर डिफरेंस जो आपने याद रखना है वो ये कि जो हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था वो एक्चुअली हो रहा था 1 से 4 हफ्ते बाद, ठीक है। लेकिन ये जो IgA नेफ्रोपैथी है ना, ये थोड़ा जल्दी होता है, ये 1 से 2 दिन बाद होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल था उसमें भी फेरेंजाइटिस के बाद पेशेंट को हो रहा था, लेकिन 4 हफ्ते बाद हो रहा था, 1 से 4 हफ्ते बाद। लेकिन यहाँ पे पेशेंट को 1 से 2 दिन बाद ही ये वाली जो है ना आना शुरू हो जाती है, IgA नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाती है, और 1 से 2 दिन बाद ही, ठीक है। आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसकी मेजर चीज़ याद रखनी है। और इसका जो हॉलमार्क होता है वो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि IgA नेफ्रोपैथी, मतलब ये कि इसमें हमें IgA डिपोजिशन मिलेगी मेसेंजियम में, ठीक है। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में हमने कौन सी पढ़ी थी एंटीबॉडीज़, IgG एंड IgM, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें IgA नेफ्रोपैथी में मेसेंजियम के अंदर डिपोजिशन मिलेगी IgA एंटीबॉडी। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बर्गर डिजीज़, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो आपने MCQs के लिए याद रखना है वो ये कि जो हिनॉक शॉनलिन पर्परा के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें भी यही हो रहा होता है, IgA नेफ्रोपैथी हो रही होती है। तो ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि हिनॉक शॉनलिन पर्परा जो होता है उसमें IgA नेफ्रोपैथी तो होती है, लेकिन साथ साथ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, लाइक उनको स्किन की भी रैश हो रही होती है, GIT में एब्डोमिनल पेन भी हो रही है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस भी हो रहा होता है, ठीक है। मल्टीपल उसमें सिस्टेमिक साइंस आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ होती है कि उसमें जो है वो एक्चुअली IgA नेफ्रोपैथी हो रही होती है। बस आपने इसको MCQ के लिए याद रखना है। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। उसकी पैथोजेनेसिस में जो मेजर चीज़ है वो ये होती है कि दरअसल होता क्या है, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना पेशेंट को, तो उसके रिजल्ट में ना IgA हमारी एंटीबॉडी एक्टिवेट हुई होती है। आपको पता है ना कि IgA हमारी मिकोजा की एंटीबॉडी है, तो वो एक्चुअली कड़ी होती है काम अपना। होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो इतनी ज़्यादा IgA बनाना शुरू कर देती है कि वो एबनॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड होना, मतलब उसकी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है IgA का, ठीक है। एबनॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड IgA1 बन जाता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब जो नॉर्मली उसने ग्लाइकोसाइलेट होना था एंटीबॉडी ने, IgA ने, वो एबनॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी समझती है कि ये पता नहीं अजीब सी चीज़ क्या बन गई है मेरे अंदर। तो फिर उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब बन जाएंगे तो फिर फर्दर जो है वो कोई उसको रोक नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, और अल्टीमेटली सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगी और फर्दर डैमेज टू द किडनी होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। जो होते हैं ना लोग जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, या सीलियक डिजीज़ के जो लोग होते हैं, या लिवर डिजीज़ के जो लोग होते हैं ऑलरेडी, उनमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है कि उनका लिवर ख़राब है, या सीलियक डिजीज़ है, या उनको जो है वो जेनेटिकली ससेप्टेबल है कि उनकी एबनॉर्मल बन रही है IgA, और फिर हमारी जो है वो ऑटो एंटीबॉडी जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये उसमें होता है। और ऐसे लोगों की जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो उनमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप में हमें उसी तरह प्रोलिफरेशन नज़र आती है हमारी एंडोथेलियम की और मेसेंजियल सेल्स की, जस्ट लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमें जो है वो नज़र आते हैं मेसेंजियल डेंस डिपोजिट्स, ठीक है। मतलब मेसेंजियम के अंदर या बाहर जो है ना इर्द गिर्द हमारे पास डेंस डिपोजिट्स नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं वो डेंस डिपोजिट्स? आपको पता है ना, वो क्या नाम है, अभी हमने पढ़ा है कि IgA है ना, तो IgA डिपोजिशन की वजह से हमें जो है ना मेसेंजियम के अंदर IgA डिपोजिट्स होते हैं ना, तो उस वजह से हमें मेसेंजियम और पैरामेसेंजियल में डेंस डिपोजिट्स नज़र आते हैं IgA की वजह से। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ना, और जो है मेसेंजियम के अंदर हैं, तो मेसेंजियम के जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े थे वो ग्रैनुलर थे, ठीक है। ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी इसमें, और क्योंकि ये IgA नेफ्रोपैथी है तो हमें IgA नज़र आएगी, और साथ साथ हमें बाकी तीनों वही नज़र आएंगे जो हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में नज़र आए थे, IgG, IgM एंड जो हमारे पास C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है पाथ। फिर हम हेरिडिटरी नेफ्राइटिस कर लेते हैं। इसको जस्ट आपने MCQs के लिए देखना है कि हेरिडिटरी नेफ्राइटिस के आपके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है कोई जीन्स के अंदर कोई जो है हेरिडिटरी म्यूटेशन आएगी, ठीक है। रेफर्स टू ग्रुप ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीजेस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी जीन्स होती हैं, जो हमारी इनकोड कर रही होती हैं हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, उसकी प्रोटीन्स को, ठीक है। खुद सोचें ऐसी जीन्स जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को इनकोड कर रही है, उनमें म्यूटेशंस आ जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो है वो प्रॉपर नहीं बनेंगी, ठीक है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो है वो प्रॉपरली इनकोड नहीं होंगी जीन्स की म्यूटेशन की वजह से, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो है मतलब किडनी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास नेफ्राइटिक सिंड्रोम है।
अब इसके जो है वो हमारे पास दो तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स होती है। एक होती है एलपोर्ट सिंड्रोम और दूसरी होती है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़, ठीक है। एलपोर्ट सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें पेशेंट को आपने याद रखना है, उसको कान के मतलब ईयर की भी प्रॉब्लम आती है, उसको आई की भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ईयर की और आई की मेनली प्रॉब्लम आती है कि जो एलपोर्ट सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें ना सिर्फ उनकी जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स प्रॉपर्ली इनकोड नहीं होती, बल्कि उनके अंदर जो है वो सेंसी न्यूरल डेफनेस भी होती है, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस भी उन पेशेंट्स को होती है, और साथ में उनके जो है वो आई डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक उनके लेंस में डिसलोकेशन होती है, या उनकी मतलब लेंस डिसलिक्वेट हुआ होता है, या उनके पोस्टीरियर कैटरैक्ट्स होते हैं। कैटरैक्ट्स को तो आपको पता है ना, आई में आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा जो है उनको मतलब कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के भी साइंस आ रहे होते हैं। तो हेरिडिटरी नेफ्राइटिस सिंपली से आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसी जीन्स की डिफेक्ट्स आ जाता है जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इनकोड करी होती है, उनकी प्रोटीन्स को। और इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम होता है और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ होती है। जो एलपोर्ट होता है उसमें हमारे पास साथ साथ पेशेंट को आइज़ की और जो डेफनेस भी साथ में प्रॉब्लम आ रही होती है। सो इसकी पैथोजेनेसिस में होता क्या है कि जब जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं हमारी कोई भी जीन्स में म्यूटेशंस आती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जीन्स जो हैं वो इनकोड कर रही होती है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को। वो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? दरअसल आपको पता है ना कि हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें टाइप 4 कोलेजन होता है, ठीक है। और टाइप 4 कोलेजन के जो है ना पार्ट्स होते हैं अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, ठीक है। सो अगर म्यूटेशन ऐसी हो कि हमारी जो कोलेजन 4 है, टाइप 4 है, उसकी कोई भी ऐसी चेन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, अल्फ़ा चेन्स के अंदर अल्फ़ा 3 में आ जाए, अल्फ़ा 4 में आ जाए, या अल्फ़ा 5 जो है वो प्रॉपर ना बने चेन्स, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी कोलेजन सही नहीं बनेगी। कोलेजन सही नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली उनके बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब होगी तो ऐसे पेशेंट्स की जो मैनिफेस्टेशंस हैं एलपोर्ट सिंड्रोम की आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आपके पास मेजर इसकी चीज़ थी हेरिडिटरी नेफ्राइटिस की। अब जो अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 होते हैं ना, ये दोनों ऑटोसोमल होती हैं, ये वाली जो होती हैं, ठीक है। और अल्फ़ा 5 वाली जो होती है वो एक्स लिंक्ड होती है। अल्फ़ा 5 वाली जो एक्स लिंक्ड होती है, इट मीन्स दैट जो भी डिजीज़ एक्स लिंक्ड होती है वो ज़्यादा मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। सो इसमें जो आपने एक और मॉर्फोलॉजी में करैक्टरिस्टिक चीज़ याद रखनी है वो ये कि बास्केट वीव अपीयरेंस देता है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आपने, क्योंकि इस टॉपिक को करना है तो इस वजह से आपको ये वर्ड याद होना चाहिए कि बास्केट वीव अपीयरेंस देता है यहाँ पे। एक्चुअली जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है ना, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 जो है ना लेयर्स होती हैं। बिल्कुल दरमियान में लेमिना डेंसा होता है, और ऊपर और नीचे जो है लेमिना रेरा इंटरना और एक्सटर्ना होते हैं, ठीक है। तो अब बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं बनेगी तो ये जो लेमिना डेंसा होगा ना, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी ना तो उसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस आएगी जिसको हम कहते हैं बास्केट वीव अपीयरेंस, ठीक है। और जो हमारे पास होती है ना, इसकी दो फॉर्म्स होती है ना, एलपोर्ट सिंड्रोम होती है और दूसरी हमारे पास जो है वो जो है ये एलपोर्ट सिंड्रोम का मैंने आपको बताया बास्केट वीव अपीयरेंस। जो बाकी जो दूसरी होती है ना, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़, इसकी जो फॉर्म होती है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ना जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिनिंग हो जाती है। जो एलपोर्ट सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थिन होती है, लेकिन बाद में ना वो शुरू में तो वो थिन होती है लेकिन बाद में वो थिक होना शुरू हो जाती है, और फिर उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और बास्केट वीव अपीयरेंस देती है। लेकिन जो थिन मेम्ब्रेन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी ना वो थ्रू आउट थिन रहती है, मतलब डिफ्यूज़ एंड यूनिफॉर्म थिनिंग रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। इस वजह से हम उनको नाम दे देते हैं थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़।